आज सत्यभूमर पार्टी ने दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में दीनबंधु चौधरी छोटू राम के आदर्शों और नीतियों पर चलने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी ने मिलकर ये आह्वान किया कि आज दीनबंधु चौधरी छोटू राम के दिखाए रास्ते पर देश को चलने की जरूरत है, तभी देश का विकास संभव है। आज हम लोग दीनबंधु सर छोटू राम, आपने सबने नाम उनका सुना होगा और थोड़ी जानकारी शायद नौजवान कुछ हैं यहाँ, उनके बारे में कम जानकारी होगी। तो आदरणीय चौधरी अमरजीत जी ने आज की इस मीटिंग का सभा का आयोजन किया है। उनके निमंत्रण पे हम सब लोग यहाँ आए हैं और दीनबंधु छोटू राम जी को हम याद करेंगे, उनकी विचारधारा को, उनके कार्यों को, जो उस समय परिस्थितियाँ थी और आज की परिस्थितियाँ जो देश की हैं, उनमें हम लोग सत्यभूमर पार्टी से जुड़े हुए लोग जो सक्रिय रूप से पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें किस रूप में कार्य कर सकते हैं, उनके विचारों से कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौधरी छोटू राम 1881 में उनका जन्म हुआ 24 नवंबर को, और ऐसी गरीबी में उनका जन्म हुआ कि उनके पिता के पास उनको पढ़ाने के लिए भी साधन नहीं थे, जरूरी साधन नहीं थे। प्राइमरी उनकी शिक्षा झज्जर में हुई और सबसे छोटे थे वो, नाम उनका राम रिछपाल था। हकीकत का जो वास्तव में नाम था वो राम रिछपाल था, और चूंकि वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे तो छोटे छोटे छोटू उनको कहते कहते छोटू राम उनका नाम पड़ गया और उसी से ज़्यादा वो विख्यात हो गए। राम रिछपाल तो उनकी जीवनी में आता, ज़्यादातर लोग उनको छोटू राम के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ तक उनके कार्यों की प्रसिद्धि और जनता में इतनी लोकप्रियता हुई कि एक जमाने में उनको भारत, उस जमाने में जब संयुक्त भारत था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर के और चटगांव तक पूरा भारत एक था, पूरे पंजाब और वेस्टर्न यूपी और कुछ हिस्सा राजस्थान का, सारे में उनको छोटा राम कहते थे। यानी कि किसान और मजदूर जो पीड़ित वर्ग था उस समय, बहुत सदियों से जिनका शोषण हो रहा था, और छोटू राम ने एक एक करके उनके सारे बंधनों को काट डाला। तो वो कहते थे हमारा छोटा राम ये, यानी कि राम की तरह से, जैसे भगवान श्री राम को लोग पूजते हैं आज भी, ऐसे ही उनकी पूजा, उनके विचारों की प्रशंसा आज भी लोग उनको याद करते हैं। चाहे पंजाब हो, हरियाणा तो बाद में बना है, और पाकिस्तान के अंदर भी उनकी आज उतनी ही मान्यता है। यहाँ के वहाँ के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने संसद में छोटू राम जी के विषय में बोला अभी 2 साल पहले। दूसरा उनका किस्सा ये कि जब वो वकील बने तो वकालत में दिन भर वो कोर्ट में खड़े रहते थे। गरीब आ गया, कोई भी आ गया, और ज़्यादातर लोगों की समझौता करा देते थे। पक्ष वाले को भी कहते थे, उस विरोधी को बुला के लाओ, अपने मुंशी को भेज देते थे। दोनों को वहाँ अपने घर पे हुक्का पिलाते थे, खाना खिलाते थे, और दोनों को समझाते थे कि ये वकील लोग जो हैं तुम्हारे घर भी बिकवा देंगे, समझौता करा देता हूँ मैं, अपने अपने घर चले जाओ, गाँव चले जाओ। तो वकील सारे उनके खिलाफ हो गए कि भाई ये छोटू राम जो है ये खुद तो मतलब है ही पंचायती, हमारी भी जो बिजनेस जो हमारा पैसा चल रहा है इसको खत्म करेगा, ये तो लोगों को बुलाता है, समझौता करा के घर भेज देता है। तो खैर वो कह सकते नहीं थे कुछ भी। तो ऐसा उनके ख्याति तभी फैल गई। और उनके जीवन का एक किस्सा बड़ा मजेदार है कि उस जमाने में किसान अगर कर्ज में डूब जाता था, छोटे किसान आज भी कर्ज में है, जितना ये यहाँ सब बकवास चल रही है वैसा आंदोलन के दौरान भी मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि भाई ये तो बड़े बड़े गाड़ियों वाले किसान हैं, इनके 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, होंगे कुछ, लेकिन अमूमन आज जो मिडिल क्लास और छोटा किसान है उसकी स्थिति वही है, उसकी स्थिति वही है जो उस जमाने में थी। और जमीन उनकी कुर्क कर ली जाती थी, पशुओं को उठा के वो जमींदार खोल के ले जाते थे, उनकी नीलामी हो जाती थी। तो एक आदमी जो था, एक महिला, उसका पति गुजर गया था और उसके बैल और जो भैंस आदि पशु थे, तो उसके वकील ने अर्जी लगाई कि भाई ऐसा है, ये बैलों को और इसके जो पशु हैं, दूध देने वाली जो भैंस है, इसको जज साहब छोड़ दिया जाए, इसकी नीलामी ना की जाए। तो जज ने ये बोला ये कानून में संभव नहीं है, यहाँ सब कुछ नीलाम होगा, जो कानून में लिखा उसी के मुताबिक फैसला करूँगा। ऐसे काम तो छोटू राम कराता, छोटू राम के पास जाओ। तो ये बात जाते जाते छोटू राम के पास भी चली गई कि इस तरह की महिला के बैल और भैंस, उनको भी नीलाम के लिए जज ने मना कर दिया, तारीख दे दी, लेकिन वो छोटू राम ने उसी दिन तय कर लिया कि मैं अब वकालत नहीं करूँगा।
और वो गांव-गांव रोहतक में उन्होंने दौरे किए, गांव-गांव लोगों को समझाया। जब उस ज़माने में अंग्रेज़ के खिलाफ ये चल रहा था पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये आ गया था, फिर 21 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन आ गया, फिर वो कांग्रेस में 16 में जुड़ गए थे। 16 से 1920 तक कांग्रेस में रहे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि भी ये जो जितनी भी मालिकियत है ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत चलेगा, यानी कि जो बड़ी बड़ी पूंजीदार इदारे घराने हैं और असहयोग जो है हमारा आंदोलन इसमें चलेगा। तो उन्होंने गांधी जी से प्रश्न किया कि गांधी जी ये बताओ, ये सारी जो आपके प्लान है इसमें गांव का जो गरीब किसान है, मजदूर है, ये कहाँ है? इसकी तो बात इसमें कहीं है ही नहीं। तो गांधी जी से मतभेद हो गया। और आप देखिए उस व्यक्ति की दूरदर्शिता कि उन्होंने उसी ज़माने में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी जमींदारा लीग बनाई और उसके बैनर पर एक काम किया। और 1935 के चुनाव हुए थे असेंबली के, फुल फ्लैश मेजोरिटी, पंजाब इतना बड़ा प्रांत था उसमें पूरी मेजोरिटी आई और अपने आप उसमें वो चाहते तो खुद भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते। जब राज्यों के भी सूबों के भी प्राइम मिनिस्टर बना करते थे, 15 सूबे थे पूरे भारतवर्ष में, तो तब वो राज्यों की जो विधानसभा नहीं कहते थे उसको प्रांतीय असेंबली बोलते थे। और ये जो अपनी नेशनल असेंबली भगत सिंह ने जिसमें बम गिराया था, इसको पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते थे। तो ये सारे उनके जीवन की घटनाएं हैं। और उन्होंने फिर उसमें जो 10, 11, 12 कानून पास किए, डेटर्स रिडक्शन एक्ट, वो पूरा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, एक से एक माकूल ऐसा कानून पास किया। और उसके भैसे मनी लेंडर्स जो भारी शोषण कर रहे थे किसान मजदूर का, गरीब आदमी का, उन्होंने अपनी बही खुद ही चला दी। क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम किया कि भैया बही ले आओ, जिस किसान ने 500 रुपये लिए और तुम 1000 रुपये ले चुके हो, उससे ज़्यादा जितना लिया तुमने इनसे वो वसूल किया जाएगा। ऐसा कानून में प्रोविजन किया, उन्होंने खुद ही अपनी बही जला दी। तो ये उनकी क्रांतिकारी कदम थे। और पूरे दुनिया में मजदूरों के लिए भारतवर्ष में सबसे पहले काम के घंटे उन्होंने तय किए और छुट्टी उन्होंने दी। इस बात को कोई प्रचार नहीं करता है जो छुट्टी की प्रोविजन किया है। और जब पंजाब के अंदर उन्होंने गरीबों के लिए जो लैंडलेस पर्सन्स थे गांव के, उनके लिए भूमि का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया, उसके लिए उनको भूमि बंटवाई रहने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए। तो सियालकोट में, रावलपिंडी में हरिजनों ने, गरीबों ने उनको हाथी पे बैठा के उनका जुलूस निकाला, इतना भारी सम्मान किया। तो जो कहते हैं ना केवल किसानों के और जाटों के नेता थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब सांपला में गए उनकी मूर्ति का उद्घाटन करने, तो उन्होंने कहा वो बहुत बड़े जाट नेता थे। तो वहीं लोगों ने विरोध किया जो साफा बांधे बैठे थे कि जाटों के नहीं थे, पूरे सर्वहारा वर्ग के थे, गरीबों के नेता थे। तो इसलिए उनको बोला है रहबरे आ जाओ। और इतना ही उनको मुसलमान प्यार करते थे। कमाल की बात आप देखिए। और अगर मेरा तो अपना अनुसंधान ये है, बहुत मैंने पढ़ा है, यहाँ से लेकर लंदन तक आज भी उनके डॉक्यूमेंट्स इंडिया हाउस लाइब्रेरी में हैं, अंग्रेजों के यहाँ सुरक्षित। अगर वो 20 साल और जिंदा रह जाते तो पूरे भारत के एक छत्र नेता होते। और अगर वो 45 में उनकी डेथ हुई 9 जनवरी को, अगर वो उस समय उनकी इंतकाल नहीं होता, उनका स्वर्गवास नहीं होता अचानक, तो देश का बंटवारा भी नहीं होता। और जो कुछ ये देश में आज चल रहा है, ये राजनीति बिल्कुल नहीं होती, एक स्वच्छ राजनीति होती। गरीब, मजदूर, किसान, उद्योगपति, व्यापारी, सबका भला होता, क्योंकि वो कानून के जानकार थे। और जो ये दूसरे किस्म की नेतागिरी और जो अपीजमेंट की पॉलिसी चली है, इतना विचित्र व्यक्ति कि जिन्ना की मीटिंग थी लाहौर के अंदर, और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका नेता छोटू राम है या जिन्ना है। अगर जिन्ना के साथ जाना तो जिन्ना की मीटिंग में जाओ, अगर आप मुझे मानते हो कि मैं आपका खिदमतगार हूं, तो जिन्ना की मीटिंग में 5 आदमी नहीं जाने चाहिए। यही हुआ जी, टेंट गाड़ने वाले रह गए, 5 आदमी भी जिन्ना को सुनने नहीं गए, जिसको कहते हैं ये आज तक भी कि देश का बंटवारा जिन्ना ने किया। देश के बंटवारे के लिए जितना जिन्ना जिम्मेदार है, उतना ही सरदार पटेल, नेहरू और गांधी जिम्मेदार है। सबने साइन करे उस समझौते पे, वो सब उस चीज में मैं नहीं जाता, लेकिन ये सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। 20 लाख लोगों की हत्या हुई, कितनों को प्रॉपर्टी छोड़ के आना पड़ा। आज भी वो सारा साम्राज्य है। और आज भी मैं कहता हूं कि छोटू राम के विचारों में वो ताकत है कि जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हुए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर भी एक हो सकते हैं दोबारा। ये केवल छोटू राम के विचारों में ताकत है। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैंने संक्षिप्त परिचय इसलिए दिया है। हम उस रूप में आज छोटू राम का एक चिंतन है कि हम लोग सीधा गांवों से
जो आम लोग हैं उनसे संपर्क करें जो पीड़ित हैं। पार्टी जो है दिन दूनी रात चौगुनी 2-4 सालों में बहुत बड़ी अक्सरियत में पॉपुलर हो सकती है। लोग पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि जो दुख दर्द है, जिसकी पीड़ा है, डॉक्टर के रूप में होती है पॉलिटिकल पार्टी। वो जो परेशान होता था किसान, वो छोटू राम के पास पहुंच जाता था, उसी के साथ वो चल देते थे, अधिकारियों से लड़ते थे, साहूकारों से लड़ते थे। और फिर जब कानून सत्ता में आए तो उन कानूनों को उन्होंने बनाया और पुराने गली सड़क व्यवस्था को एक तरफ किया। तो ये जिस काम को पार्टी करेगी वो पार्टी जनता में पॉपुलर हो जाएगी। जो नहीं करेगी, पॉपुलर होते होते भी वो डिफेम हो जाएगी, अनपॉपुलर हो जाएगी। सर, आज क्या कार्यक्रम था और किस पे चर्चा की? आज हमने स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के विचारों को लेकर के यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी, गोष्ठी, और उसमें हम सब ने चिंतन मनन किया है, विचार विमर्श किया है और ये सहमति बनी है कि चौधरी छोटू राम के जो विचार थे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए, उसकी विचारधारा को, उनके कार्यक्रम को आगे लेकर के हम लोग चलेंगे पूरे देश के अंदर। समय जो कार्यक्रम आज रहा, उस कार्यक्रम में चर्चा किस बात की और क्या आज निष्कर्ष निकला पूरी चर्चा पर? आज के कार्यक्रम में सबसे बढ़िया बात यह हुई कि हम यहाँ जीवन में आए क्यों हैं, क्या इसका उद्देश्य है, और जीवन जीना है और ढंग से जीना है, और उसके लिए जहाँ पर भी अन्याय या गलत बात हो रही है उसका खुले दिल से विरोध करते हुए उनसे लड़ाई करना है। हार जीत परमात्मा के हाथ में है, लेकिन अपना काम करना हमारे हाथ में है। उस काम को ढंग से करें। अगर कोई राजनीति में गलतियां हो रही है तो उनका विरोध खुल करके करें, स्वतंत्र होकर करें। आपको परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया है, आपको गुलाम नहीं बनाया है। दुनिया आपको गुलाम बनाने पर तुली हुई है। गलत प्रचार करके, गलत बातें आपके इसमें भर के, दिमाग में भर भर के, व्हाट्सएप के माध्यम से फालतू बातें प्रचार करके उनके अंदर चुपचाप नहीं सहन करना। अगर आपको गलत लग रहा है तो उसका विरोध करना, और खुद जो कह रहा है उस पर अपना चिंतन भी करना है, तभी आप स्वतंत्र हैं। अगर आप दूसरों की बस बिना अंधे होकर के जो कह रहा है उसको मान लेते हैं तो वो स्वतंत्रता, आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। प्रजातंत्र में आपको स्वतंत्रता का सदुपयोग करना अति आवश्यक है, और उसके लिए आपके लिए एक हमने अल्टरनेटिव भी तैयार किया है। सत्य बहुमत पार्टी बिल्कुल सत्य पर चलने वाली है, वो आपकी बात सुनेगी, आप उनको बताइए क्या गलतियाँ हैं और आपके साथ जुड़ेगी, और आप उसके आंदोलन के लिए आप सब लोग तैयार जुड़ें और उसको आगे बढ़ाएं। पार्टी का जो मुद्दा है, जो पार्टी बोलती है गठबंधन मुक्त राजनीति, सभी लोग कहते हैं बात ठीक है, मानते नहीं। कारण क्या है, राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं मानती? अभी तक जिस पर हम लोग अंधभक्त बन गए, बहुत सी बात। तो सबसे बड़ा कारण तो कि हम जो कुछ कहता है ऊपर वाला, जिसको हमने पता नहीं अपना हीरो मान लिया है, तो बस ये नहीं सोचते कि हीरो सही है गलत है, और अंधभक्ति में उसके आगे चलते रहते हैं। अन्यथा प्रजातंत्र का मतलब यह है प्रजा स्वतंत्र है। प्रजा ही तो, अगर एक ही गुलामी बनना है तो फिर तो एक ही पार्टी को कहो ना कि जिंदगी भर तुम ही बने रहो, तुम्हारा शासन, हम तो गुलाम है। चीन में वो हाँ, या कम्युनिस्ट कह दो, पर ऐसा नहीं। प्रजातंत्र का मतलब है कि अगर आप ठीक से काम करोगे हम आपके साथ हैं, जो ही आप गलत काम करोगे हम तुरंत आपके खिलाफ हैं और दूसरी पार्टी ला देंगे। तो ये जब तक चिंतन मनुष्य के अंदर आएगा नहीं कि ये हमारा प्रजातंत्र का मूल मंत्र ये है, हम प्रजा स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, और हम जो आदमी अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो गलत करेगा उसको तुरंत हटा देंगे, चाहे लाट साहब क्यों नहीं। बिल्कुल ये भाव आना चाहिए, यही प्रजातंत्र का मूल मंत्र है। तो सब आज जो कार्यक्रम रहा, किस मुद्दा के आधार पर? ये जो स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी थे पंजाब सूबे के अंदर, उनके विचारधारा से सहमत होते हुए जो बिल्कुल जाति का, संप्रदाय का और गठबंधन विहीन राजनीति करते थे, हम उन्हीं के आदर्शों के ऊपर चलने के लिए उनको याद करते हुए इस कार्यक्रम को बनाया गया, और जिससे सब लोग बहुत प्रसन्न थे और सब लोग उसकी राजनीति से सहमत हुए। सभी लोग सत्य बहुमत की राजनीति से भी सहमत हुए, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भविष्य के अंदर सब लोग इस सत्य बहुमत की राजनीति से जुड़ेंगे। तो सब 10-12 साल से आप ये सत्य मूल पार्टी चला रहे हैं, जी, काफी सारी पार्टियों से आपने बातचीत करी, और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो समाज सेवी थे उनसे भी आपने बात करी। बात सब मानते हैं मगर साथ नहीं आता, क्या कारण है? क्या उन लोगों का प्रभाव इतना ज्यादा है, पार्टियों का प्रभाव, या कुछ और बात है? ये तो देखिए गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का प्रभाव है कि जो लोग भय खा जाते हैं, डर जाते हैं, अच्छी बात का भी समर्थन नहीं देते। वरना तो जब एक बात की ये तो सफलता है ना हमारी कि कोई विरोध नहीं कर पा रहा है इसका, अभी समर्थन नहीं दिया
तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे समर्थन भी मिल जाएगा। और ये तो आपको अपने आप की व्यवस्था बनानी है, किसी दूसरे के भरोसे तो व्यवस्था नहीं बनानी, आपको ये व्यवस्था अपने आप बनानी है। तो समर्थन नहीं दे रहे हैं या साथ में नहीं आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सत्य बहुमत का विचार ठीक नहीं है, सत्य बहुमत का विचार सत्य नहीं है। तो ये तो लोगों को विकल्प यही है इसकी अच्छी राजनीति का विकल्प तो सिर्फ सत्य बहुमत ही है। तो आप मेरी मानो, किसी और की मानो, आज मानो, कल मानो, आना तो पड़ेगा इसी रास्ते के ऊपर। और जितना जल्दी आ जाओगे तो जल्दी पीछा छूटेगा, जल्दी आपकी व्यवस्था अच्छी बनेगी। आपका जो मुद्दा बड़ा सिंपल सा है, हर आम आदमी को, रिक्शे वाले को, अनपढ़ आदमी को समझ में आता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो सरकार को, बस सबको समझ में आ रहा है। हाँ। उसके बावजूद जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कह लो या संविधान कह लो, कहीं ना कहीं संशोधन की भी जरूरत है। तो किस तरह से सारा मामला हो पाएगा? नहीं, देखिए, संविधान में तो इसका कोई वर्णन है ही नहीं, बहुमत की कोई परिभाषा संविधान के अंदर नहीं है। इसमें संविधान से कोई इसका लेना देना नहीं है, और करना भी पड़ेगा तो कर लो, जब अच्छी बात के लिए संशोधन कर रहे हैं ना। हम कोई संविधान में संशोधन इसलिए तो कर नहीं रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार की, भ्रष्ट राजनीति और गठबंधन की राजनीति और अधिक जोरों से चले। हम तो उसका विरोध कर रहे हैं, गठबंधन की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, ना कि हम किसी व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक दल का या नेता का या किसी और संगठन का। तो जो पार्टी आज के दिन बनी हुई है, ये उनकी जिम्मेवारी भी तो बनती है कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करें। वो क्यों नहीं करते? अरे जिस पार्टी के आज से पहले इतने 425 सांसद भी एक पार्टी के जीत के आ चुके हैं यहाँ पर, वो भी गठबंधन कर रही हैं। जिनके 303 आए हुए हैं वो भी गठबंधन कर रही हैं। जिनके 150 आए हुए हैं वो भी गठबंधन कर रही हैं। तो ये तो सिवाय गठबंधन के ऐसा लगता है कि और कोई विकल्प ही नहीं है। हमने देखिए गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विकल्प दिया है, तो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विकल्प देते हुए हमने सत्य बहुमत पार्टी की राजनीति बनाई। और कोई जबरदस्ती तो है नहीं। आप अगर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में ही रहना चाहते हैं, इसके विकल्प में नहीं आना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है, फिर तो आपको इसका विरोध करने का या इसका आपको आलोचना करने का कोई अधिकार ही नहीं है।